दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी ये एक ऐसा नाम है जिसके बारे में हम सब जानते हैं। हम सब ने किताबों में काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के बारे में पढ़ा है कि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे भारत में आके इसने फिर भारत को गुलामी के जाल में फंसा लिया था। लेकिन दोस्तों, शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी आज भी एग्जिस्ट करती है। और दोस्तों, जिस कंपनी ने भारत को गुलाम बनाया था, आज ईस्ट इंडिया कंपनी एक भारतीय की गुलाम है। दोस्तों, क्या व्यापार करती है आज ये कंपनी, और दोस्तों कैसे कंपनी इंडिया में आई और कैसे इसने भारत को गुलामी की जंजीर में फंसा लिया, दोस्तों जानेंगे पूरी कहानी आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले वीडियो के लिए एक लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियोज़ देखने के लिए। दोस्तों, बात है 17वीं सदी के शुरुआत की, यानी कि दोस्तों साल 1600 में। दोस्तों, उस वक्त भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, और भारत में सोना तो था ही, साथ में और भी काफ़ी सारे रॉ मटेरियल जैसे कि चाय और मसाले, ये भारत में काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे। और दोस्तों, हालांकि उस वक्त भारत के पास इतने संसाधन नहीं थे कि भैया अपनी चीज़ों को प्रोसेस करके फिर उनको मार्केट में अच्छे रेट पर बेच सकें। तो दोस्तों, इसीलिए उस टाइम पर जो बाहर के देश थे, जैसे कि भैया पुर्तगाल हो गया, फ्रांस हो गया, तो ये देश उस समय पर काफ़ी ज़्यादा एडवांस थे। और दोस्तों, ये जो देश थे ये भारत में उस समय पर व्यापार किया करते थे। भारत से रॉ मटेरियल को ले जाकर, मसाले वगैरह को ले जाकर, और फिर उनको प्रोसेस करके विदेशों में अच्छे दाम पर बेचा करते थे, जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी होता था। तो दोस्तों, इसी बात को ब्रिटेन और स्पेन, इन दोनों देशों ने भी नोटिस किया, और दोस्तों इन्होंने भी भारत के साथ व्यापार बढ़ाना शुरू किया। तो एक तरह से इनको ये चीज़ें महसूस हुई कि यार, अगर हम भारत में ही अपना कुछ इस तरह का कंपनी या इस सेटअप लगा लें, तो हम यार यहीं से प्रोसेस करके और यहीं से माल बना के और फिर उसको अच्छे रेट पर बेच सकते हैं। और इसीलिए दोस्तों 1600 ईस्वी में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में लगाने का पूरा प्रोसेस तैयार किया। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम ये थी कि भैया उस टाइम पर भारत में कोई ऐसी सरकार तो थी नहीं भैया जिससे परमिशन ली जाए। तो उस समय भारत में जहांगीर का शासन हुआ करता था, और जो ब्रिटेन के कुछ बड़े ऑफिशियल थे वो जहांगीर के पास आए। उन्होंने कहा कि भैया हम यहाँ पर फैक्ट्री डालना चाहते हैं, इस तरह से कारोबार करना चाहते हैं। लेकिन इस तरह से फिर कंपनी को थोड़ी बहुत अनुमति मिल गई, और दोस्तों 1600 ईस्वी आते आते कंपनी ने भारत में अपना पूरा एक सेटअप तैयार कर लिया। फिर कंपनी भारत से चाय, सूत और नील जैसे जो रॉ मटेरियल थे उनको ले जाकर प्रोसेस करने के बाद और फिर उसको पूरी दुनिया में बेचा करती थी, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाने लगी। तो इस तरह से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई। अब दोस्तों, इसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करके अच्छा खासा मुनाफा कमाती रही। लेकिन दोस्तों, 1756 एक अहम साल कंपनी के लिए साबित हुआ, क्योंकि 1756 में बंगाल में सिराजुद्दौला का शासन आया। और दोस्तों, उस समय पर बंगाल अपने आप में एक व्यापार का हब माना जाता था, क्योंकि जहाज निर्माण से लेकर जितने भी व्यापार हुआ करते थे वो बंगाल से ही हुआ करते थे। और दोस्तों, बंगाल कलकत्ता में था, और कलकत्ता उस समय पर कोई छोटा मोटा कलकत्ता नहीं था। उसमें बिहार, झारखंड, असम, ढाका सहित जो पूरा इलाका था वो उस समय पर पूर्वी प्रोविंस नाम से जाना जाता था, जो कि उस समय पर अपने आप में व्यापार का बहुत बड़ा हब था। तो इसलिए हर कोई चाहता था कि भैया बंगाल जैसे स्टेट पर हमारा कब्जा हो। और दोस्तों, क्योंकि उस समय पर अलग अलग रियायतें थी, तो अलग अलग जो रियायतें थी उनके अलग अलग राजा थे। तो इस तरह से राजा अपनी पूरी रियायत पर कंट्रोल किया करता था। तो इस तरह से जब सिराजुद्दौला बंगाल के राजा बने, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला के ही एक सेनापति मीर जाफ़र को मिला लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी और इस मीर जाफ़र ने उस समय के जो बादशाह थे सिराजुद्दौला, उसको हराकर वहाँ पर पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया। और इस तरह से फिर शुरुआत हुई ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत को गुलाम बनाने की। अब दोस्तों, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंपनी राज चालू कर दिया। कंपनी राज का मतलब था कि भैया बंगाल में जो कुछ भी फैसले या जो कुछ भी करना होता था, अब वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बड़े ऑफिशियल थे अब वही करते थे, उनका ही राज बंगाल में चलने लगा। अब दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी एक सरकार ही बन चुकी थी। दोस्तों, कंपनी के पास अब अपनी खुद की फौज भी थी, काफ़ी सारा पैसा भी था। और दोस्तों, इसमें कंपनी का साथ दिया लॉर्ड डलहौजी की 1848 में आई विलय नीति के अनुसार। दोस्तों, उस नीति में यह था कि भैया जिस भी रियायत में कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है, उसकी पूरी कमान ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चली जाएगी। इस तरह से जो काफ़ी सारी रियायतें थी जिनमें कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था, यानी कि कोई राजा पुरुष नहीं था, वो रियायत सीधे सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चली गई। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास उस रियायत का पूरा खजाना भी आया, साथ ही साथ उस रियायत की पूरी जो फौज थी, सेना थी, वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चली गई। अब इस ताकत का ईस्ट इंडिया कंपनी के जाने से फ़ायदा इनको ये मिला कि इन्होंने जो और भी रियायतें थी उन पे भी आक्रमण कर करके उनको भी अपने अंदर मिला लिया। और इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज़ों ने पूरे भारत को गुलामी की जंजीरों में जकड़ लिया। अब दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई सालों तक भारतीयों को ऐसे ही गुलाम बनाकर रखा। लेकिन दोस्तों, फिर 1857 में जब स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई, तब कंपनी की जड़ें पूरी तरह से हिल गई।
और दोस्तों फिर अंग्रेज़ों ने कंपनी की पावर को प्रिंस के हाथों में शिफ्ट कर दिया और कंपनी का जो वो अस्तित्व था वो ख़त्म कर दिया। इस तरह से ईस्ट इंडिया का शासन भारत पे से ख़त्म हुआ और भारत का जो शासन था वो विक्टोरिया क्वीन के हाथों में चला गया। फिर अंग्रेज़ भारत की सत्ता को चलाने लगे। लेकिन दोस्तों फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। 131 साल बाद यानी कि साल 2010 में भारतीय मूल के ही कारोबारी संजीव मेहता ने इंग्लैंड से कंपनी के राइट्स को लगभग 125 करोड़ रुपए में खरीद लिया। यानी कि दोस्तों अभी जो भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता है उसके जीतने पे जितनी राशि भारतीय खिलाड़ियों को मिली है लगभग 125 करोड़ रुपए, इतनी ही राशि में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को खरीदा है। लेकिन दोस्तों खरीदने के बाद इन्होंने कंपनी को पूरी तरह से एक अलग रूप में पेश किया, इसके लोगों को भी बदला, साथ ही साथ इसके कारोबार को भी बदला। दोस्तों आज कंपनी अच्छा खासा एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन चुकी है। तो आज ईस्ट इंडिया कंपनी लग्जरी चाय, कॉफ़ी, फूड आइटम इस तरह के काफ़ी सारे प्रोडक्ट भी मार्केट में बनाकर बेच रही है। साथ ही साथ कंपनी की वेबसाइट के जो अनुसार जो जानकारी दी गई है उसमें दोस्तों कंपनी बिस्किट और लग्जरी गिफ्ट आइटम्स भी तैयार करती है और कंपनी होमवेयर से लेकर किचन वेयर तक के सभी प्रोडक्ट आज मार्केट में बेच रही है। और दोस्तों वही ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने भारतीयों को कई सालों तक गुलाम बनाकर रखा, आज वो ईस्ट इंडिया कंपनी एक भारतीय की गुलाम बन चुकी है। तो इस तरह से समय कैसे करवट लेता है आपने इस वीडियो में देखा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।